हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईबीसी चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जिसमें हमने बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल में एक ड्रॉबैक था, जिसमें अ, हम ये कह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करते हुए न्यूक्लियस में ही कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसा होता नहीं है, तो इसका मतलब कि एटम स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं हो रहा है न्यूक्लियस में। लेकिन इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा है। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था, और यही एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, तो इसके बाद जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल, ठीक, साइंटिस्ट का नाम है नील बोर। नील बोर साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने रदरफोर्ड के बाद एटम का नेक्स्ट मॉडल दिया, जिसको बोला गया नील बोर्स मॉडल। नील बोर्स मॉडल। अब इस स्ट्रक्चर में, इस मॉडल में बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट या लॉस या गेन कोई भी एनर्जी नहीं करेगा, ऐसा बोर ने बताया। ठीक है, तो वो पॉइंट जिसमें रदरफोर्ड को प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है न्यूक्लियस में जाकर, है ना, कैसे एटम स्टेबल है, ये सब बातें बोर ने क्लियर कर दी। बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी न्यूक्लियस के अराउंड, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बोर ने बताया कि एटम में अलग 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 एनर्जी शेल्स होती हैं, जिसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। शेल या ऑर्बिट, क्या होती हैं? शेल या ऑर्बिट। ठीक है, क्या बताया कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स या ऑर्बिट मौजूद होती हैं, जिन्हें हम एनर्जी शेल्स भी कह सकते हैं। एनर्जी शेल्स, और वी कैन से एनर्जी ऑर्बिट। एनर्जी शेल्स या एनर्जी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ठीक है, इनको हम एनर्जी शेल, एनर्जी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उस टाइम पर कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जैसे ये एक शेल है, ठीक है, ये एक शेल है। जब इस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो इस शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो उस टाइम पे इसमें कोई भी एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं होगी, कोई भी एनर्जी का लॉस या एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये जो शेल्स मौजूद हैं, ठीक है, इनके अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनकी अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही वो उस शेल में जाके रिवॉल्व करेगा। और जब उस शेल में रिवॉल्व करेगा, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, ये शेल्स है, ये बीच में हमारा है न्यूक्लियस, एट द सेंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और इसके बाद जो हमारी पहली शेल है, इसको इन्होंने नाम दिया के शेल। ये है के शेल। न्यूक्लियस के बाद ये जो शेल है, ये के शेल है। के बाद एल शेल। ठीक है, इसी तरीके से एल के बाद जो शेल आएगी वो एम शेल होगी। एम शेल, ये हमारी एम शेल है। ठीक है,
और इस तरीके से आपकी शेल्स के नेम इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो शेल्स हैं वो किस नाम से जानी जाएंगी, उन्होंने नेम दिए उन शेल्स को। उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल होगी उसको हम के कहेंगे, के शेल के नाम से जानेंगे। दूसरी जो शेल होगी वो एल शेल होगी, फिर एम शेल होगी, उसके बाद एन शेल होगी एंड सो ऑन। ठीक है, के एल एम एन करके शेल्स के नाम होंगे। ठीक, इन्होंने कहा कि इन शेल्स का जो नंबर होगा, अगर हम नंबर की बात करें शेल्स के नंबर की, तो एन शेल के शेल का जो नंबर है वो 1 है ना, क्योंकि के से स्टार्टिंग हो रही है, तो के को 1 नंबर मिलेगा, एल को 2, एम को 3, एन को 4, इस तरीके से सोन ये चलता रहेगा। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक और था कि वो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को नहीं बता पा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि किस शेल में या किस जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी शेल में आएंगे वो हम फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर से फाइंड करेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर n की वैल्यू पता है, के शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये हमने बाय द यूज ऑफ फार्मूला ये हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही सिमिलरली हम एल शेल में निकाल सकते हैं। एल शेल के लिए n की वैल्यू 2 है, तो 2n स्क्वायर फॉर्मूले का ही यूज करेंगे हम अगेन। तो यहाँ जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 8 आएंगे, तो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे। ठीक, सिमिलरली हाँ, एम शेल में n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर ये आएगा, फाइंड करेंगे हम 18 आएगा, और एन शेल में ये वैल्यू हो जाएगी 32। ठीक है, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हम इसको सीधे याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 2, 8, 18 एंड 32, 2, 8, 18, 32। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्स मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करेंगे, और जब वो शेल्स में रिवॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर कोई भी एनर्जी लॉस या गेन नहीं होगी। तो एनर्जी लॉस या गेन कब होगी ये भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि एनर्जी एनर्जी जो ये शेल्स हैं, शेल्स की अपनी एनर्जी है ना, तो ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मान लीजिए कि ये 2 शेल्स हैं, है ना, 2 शेल्स हमने कंसीडर करी। तो इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी शेल चेंज करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को, वेट अ मिनट, हम यहाँ पर एक शेल और मानते हैं, थर्ड शेल। ठीक है, ये थर्ड शेल, ठीक, 3 शेल्स हमने मानी, और हमने कहा कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, नेम देंगे तो ये के शेल हो जाएगा, ये एल, और ये वाली ये आपका एल शेल हो जाएगी, और ये हमारी एम शेल हो जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रॉन माने कि एल शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मतलब अपनी शेल को चेंज करता है, अगर इलेक्ट्रॉन चेंज करता है अपनी शेल को, सपोज करें कि इस शेल से, एल शेल से एम शेल में जंप कर रहा है, ठीक है, तो ये हाई एनर्जी की शेल है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हाई एनर्जी की शेल कैसे है। बस अभी हमें याद रखना है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे तो शेल की एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो एम शेल की एनर्जी हाई है, तो ऑब्वियस है कि एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये जब इस शेल में जंप करेगा, एल से एम में जंप करेगा, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो शेल की एनर्जी से हाई शेल की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा।
सिमिलरली अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल चेंज करके जाना है एल से के शेल में, तो के शेल की एनर्जी कैसी होगी? कम होगी। के शेल की एनर्जी कम होगी। के शेल की एनर्जी होगी कम। ठीक है, लो एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाना है एल शेल से के शेल में, तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या करेगा? यहाँ पर एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा। तो बोर ने ये बताया, नील बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या हम कहें एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब और रेडिएट तभी करेगा जब वो अपनी शेल से जंप करके किसी दूसरी शेल में जाएगा। अगर वो हाई एनर्जी की शेल में जा रहा है, लो से हाई एनर्जी की शेल में जा रहा है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वो लो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की शेल में जा रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बोर मॉडल था, जिसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा इन अ पर्टिकुलर शेल। ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। देखें, ये इसका विजुअलाइजेशन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपकी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने आपको बताया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिल है। आप देखें फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 और 2 4 एंड 2 6 एंड 2 8, तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, क्योंकि ये किसी ऐसे एटम का स्ट्रक्चर बना है जिसमें टोटल 11 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्होंने उसका अरेंजमेंट यहाँ दिखाया है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और एम शेल में मैक्सिमम आपका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहाँ पर फिल करा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका बोर मॉडल का विजुअलाइजेशन है, जिसमें बीच में न्यूक्लियस है और आपके एक शेल्स इसमें अवेलेबल हैं, अलग अलग एनर्जी शेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, तो क्या कहता है ये मॉडल, एक बार देख लेते हैं फिर से। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन शेल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड क्या होंगी? शेल्स होंगी। ठीक है, शेल्स होंगी, के शेल, एल शेल, एम शेल। और इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी की शेल में। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी टू मूव टू हायर ऑर्बिट और लूज एनर्जी टू ड्रॉप टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी की शेल में जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लो एनर्जी की शेल में, हाई से लो में जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक, तो ये हमारा बोर मॉडल। ठीक, तो ये हमारा बोर मॉडल था। इसमें ये, और आप देख लीजिए इसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट। वो वही शेल्स की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया शेल्स को ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी परमिसिबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंगली ही वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। While revolving in orbit, the electron do not radiate energy। जैसा मैंने आपको बताया कि जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। दैट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट सो लॉन्ग एज इट स्टे इन अ गिवन ऑर्बिट। जब तक किसी गिवन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस टाइम तक कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, सब एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक, सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब किसी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा। और इन शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम, एन एंड एन से, जिनके नंबर, जैसा मैंने आपको बताया, नंबर हमारा हो जाएगा के लिए 1, एन एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। ठीक, तो ये हमारा था बोर्स मॉडल। और यही बोर्स मॉडल को स्टडी
इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे वाली वीडियोज़ में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।